जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आप सब लोगों की डिमांड पर रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए गए हैं ना, ये रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं। इसमें हमने जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रखा हुआ है। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आकलन कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप कितनी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों, स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है इसकी प्रस्तावना लिखी गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है, तो इसका विमोचन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है। और स्मृति ईरानी कौन है, तो ये महिला तथा बाल विकास मंत्री हैं। तो दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। और दोस्तों, ये जो बुक है इस बुक की प्रस्तावना किसने लिखी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, ठीक है। इस बुक के राइटर कौन है, परमेश्वरन अय्यर। और परमेश्वरन अय्यर आप लोगों को पता होगा कि ये प्रेजेंट टाइम पे कौन बन गए हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ बन गए हैं, ठीक है। और इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है, तो इसकी जो प्रस्तावना है ये नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो 50 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। और इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1100 से ज्यादा और डिटेल एमसीक्यू का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज्यादा और डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका ग्रुप डी का जो एग्जाम है तो उसमें करंट अफेयर्स जो है इस ई बुक से बाहर नहीं जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल यानी कि टेली कम्युनिकेशन का उदाहरण है। साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वॉकी टॉकी आप लोगों ने देखा होगा कि सेना की जो टुकड़ियां होती हैं या फिर जो सेना होती है वो इसका उपयोग करती थी पहले, वॉकी टॉकी का, ठीक है। तो ये किस टेली कम्युनिकेशन का उदाहरण है, दोस्तों ये हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हम समझेंगे हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले हम बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पूर्ण द्वैत संचार यानी कि फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स का उदाहरण क्या है, फोन पर या फिर टेलीफोन पर बातचीत करना, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो टेली कम्युनिकेशन है ये 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है हाफ डुप्लेक्स, ओके, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है हाफ डुप्लेक्स में, इसमें डेटा का संचार दोनों दिशाओं से होता है, यानी कि आप इस तरफ से भी डेटा भेज सकते हैं और इस तरफ से भी डेटा भेज सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही दिशा से डेटा का संचरण होता है। यदि आप एक समय दोनों दिशाओं से डेटा भेजेंगे तो इसमें क्या होगा, डेटा नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया कि हाफ डुप्लेक्स का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, वॉकी टॉकी है। जो सेना की टुकड़ियां हैं वो वॉकी टॉकी का प्रयोग करती हैं। और आप लोगों ने मूवी में देखा होगा जब भी सेना के लिए कोई बात कहनी है तो क्या कहते हैं, यहाँ एक टुकड़ी है और इनको इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो कहेंगे यहाँ पर इमरजेंसी है, बल की जरूरत है, आप बल भेज दीजिए, ओवर। तो ये जो ओवर शब्द बोला है ना, इसी का खेल है। ओवर शब्द बोलने का मतलब ये है कि हमारी बात तो खत्म हो गई है, ठीक है, हमारी बात खत्म हो गई है, अब आप यहां से कुछ बोलिए, डेटा भेजिए। तो ये क्या कहेंगे, हम आधा घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी आपके पास भेज रहे हैं, ओवर। तो ओवर बोलना, ठीक है। यदि आप ये दोनों एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा, डेटा नष्ट हो जाएगा, ना तो इनको इनकी बात सुनाई देगी ना इनको इनकी बात सुनाई देगी, और बल की जरूरत है, पता चला कि सेना को और ज्यादा समस्या बन गई, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम समझ लेते हैं फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है,
इसमें डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं से होना संभव है, यानी कि आप यहां से भी डेटा भेजिए, यहां से भी डेटा भेजिए, ठीक है। डेटा आपस में टकराएगा लेकिन नष्ट नहीं होगा, ठीक है। फोन पर बातचीत करना, टेलीफोन पर बातचीत करना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप यहां से गपियाते रहिए, वो वहां से गपियाता रहेगा, आपस में बातचीत होती रहेगी, आपका डेटा नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है फुल डुप्लेक्स। अच्छा, एक और होता है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्या होता है? सिंपलेक्स, ठीक है। तो सिंपलेक्स क्या है? सिंपलेक्स में क्या होता है? तो इसमें डेटा का संचरण सदैव एक ही दिशा में होता है, ठीक है। डेटा का संचरण इसमें क्या होता है? सिंपलेक्स में एक ही दिशा में होता है, अर्थात या तो आप डेटा को भेज सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण, सिंपलेक्स का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? रेडियो, ठीक है। या तो आप रेडियो में बोल लो, ठीक है, वहां पर जाकर रेडियो स्टेशन पर, या फिर सुन लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोल भी लेंगे सुन भी लेंगे, ठीक है। तो सिंपलेक्स का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? रेडियो। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय लग रहा होगा समझाने में, लेकिन ये है कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो पूरी लाइफ आप इसको भुला नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया है? करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछे जाएं तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया, ओके। और दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष बनाए गए थे राजीव कुमार। अब राजीव कुमार की जगह पर नीति आयोग ने अपना नया उपाध्यक्ष बनाया है, और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सुमन के बेरी बनाए गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको अभी एक और बात बताई है कि नीति आयोग के नए सीईओ भी बने हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। टाइम लगेगा, लेकिन आप यदि इसी प्रकार से क्वेश्चन का ऑपरेशन करते चलेंगे ना तो आप एग्जाम में अच्छा खेल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड हैगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों एडवर्ड हैगर जो हैं ये नए प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया देश के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये स्लोवाकिया देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो ब्रेटिस्लावा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो यहाँ की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जुजाना कैपिटोवा यहाँ की महिला राष्ट्रपति हैं, ओके। और न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये एडवर्ड हैगर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान के नए और 23वें नंबर के प्रधानमंत्री जो हैं ये शाहबाज शरीफ बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने शाहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री चुन लिया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इमरान खान का इन्होंने स्थान लिया है। और शाहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं, ठीक है। और शहबाज जो हैं ये 3 बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सीएम रह चुके हैं। पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है, ठीक है। तो ये पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है। और इनका पुश्तैनी गांव जो है ये भारतीय राज्य पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपसे कैल्शियम सल्फेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जाए, ये तो रासायनिक नाम की हमने बात करी है, और रासायनिक सूत्र यदि आपसे पूछा जाए तो CaSO4 हाफ H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके उपयोग की बात करें तो मूर्तियों और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में, और ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली जो चाक होती है तो चाक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो रॉकेट है ये न्यूटन के 3rd लॉ पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किया था केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। और यदि आपसे पूछा जाए कापरनिकस के बारे में तो कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी, ठीक है। तो कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? दोस्तों लोकसभा में
जो शून्यकाल होता है इसकी अधिकतम अवधि जो है ये 1 घंटे हो सकती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संसद में शून्यकाल यानी कि 0 आवर कब से कब तक होता है, तो ये दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, ठीक है। और इस समय को क्या कहा जाता है, तो शून्यकाल यानी कि 0 आवर कहा जाता है। इस अवधि के दौरान क्या होता है, तो सदस्य बिना किसी अनुमति या फिर पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों पर तुरंत कार्यवाही भी चाहते हैं सदस्य, तो ये होता है 0 आवर यानी कि शून्यकाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन है। होम मिनिस्टर सभी लोगों को पता होगा, अमित शाह हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सहकारिता मंत्रालय अभी हाल ही में बनाया गया है 2021 में, ठीक है। और पहली बार मंत्रालय किसको दिया गया है, तो ये अमित शाह को ही दिया गया है। तो पहले सहकारिता मंत्री जो हैं, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन गया, हमेशा पूछा जाएगा पूरी लाइफ, कौन बने हैं, अमित शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे सकरा जल डमरू मध्य जो है ये है टाटर जल डमरू मध्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे सकरा जल डमरू मध्य है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूस के सखालिन द्वीप, ठीक है, रूस के सखालिन द्वीप और एशिया को अलग कौन सा जल डमरू मध्य करता है, तो सखालिन द्वीप और एशिया को अलग करने वाले जल डमरू मध्य का नाम जो है यह है टार्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी किस विधि से होती है। आप लोग एंडोस्कोपी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो एंडोस्कोपी है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंडोस्कोपी है क्या, दोस्तों यह एक टेस्टिंग प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, टेस्टिंग प्रोसेस है। इसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों को एक विशेष उपकरण की मदद से बिना किसी चीर फाड़ के, ठीक है, देख सकते हैं। और ये जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। दोस्तों शारदा अधिनियम, ठीक है, शारदा अधिनियम के बारे में आप लोगों को जानना होगा। शारदा अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1929 में, ठीक है। और जो शारदा अधिनियम है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको बाल विवाह अवरोध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्या, बाल विवाह अवरोध अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। ये 1929 में आया था। इस अधिनियम के अनुसार लड़कियों की शादी की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी, 14, और लड़कों की कितनी की गई थी, 18। अच्छा, आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम पे लड़कों और लड़कियों की शादी की उम्र क्या है क्रमशः, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों राहत इंदौरी, सबसे पहले तो यही पता रहना चाहिए कि ये फेमस उर्दू शायर हैं, ठीक है। और इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, दोस्तों इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो इनका जन्म जो है ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है, ठीक है। तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था और इनका हाल ही में निधन हो गया है 70 वर्ष की आयु में। इनकी रचनाएं हैं, ये पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, तो नाराज, चांद पागल है, 2 कदम और सही और मेरे बाद, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, ठीक है, ये काम किसका है, चुनाव आयोग का, बिल्कुल सही है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये काम भी चुनाव आयोग का है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये जवाबदारी भी किसकी है, चुनाव आयोग की ही है, ठीक है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नहीं, ये काम जो है ये चुनाव आयोग का नहीं है और यही हमें बताना था कि कौन सा चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन
चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है, ये भी आपको पता रहना जरूरी है। तो चुनाव की अधिसूचना जो है ये लोकसभा के लिए तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभाओं के लिए राज्यपाल जो हैं ये क्या करते हैं, तो ये चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाक द्वारा मतदान को क्या कहते हैं? तो डाक के द्वारा जो मतदान किया गया है, जो वोटिंग की गई है, उसको हम कहते हैं परोक्ष मतदान, यानी कि इनडायरेक्ट वोट इसको कहा जाता है। और दोस्तों निर्वाचन आयोग ये सुविधा किसको देता है? शासकीय सेवक जो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, या फिर ऐसे शासकीय सेवक जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, ठीक है, तो उनको ये सेवा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? सुविधा, ठीक है, ये सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट कमांड का पता लगाने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? दोस्तों लैरी टेस्लर इनका नाम है। तो लैरी टेस्लर से आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1960 में, कब? 1960 में कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट कमांड का पता लगाया था और 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों इसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है, ठीक है। तो मनरेगा के जो नए लोकपाल हैं कौन बनाए गए हैं? एनजे ओझा बनाए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोप कर निम्नलिखित में से किसकी खेती की जाती है? यदि आपने किसानी कभी करी है या देखी है तो इसका आंसर आप आसानी से लगा पाएंगे। क्या होता है, पहले तो आप बीज लगाएंगे जमीन में, ठीक है, ये जमीन है, आपने पहले बीज लगा दिए और इन बीजों में क्या हो गए? पौधे हो गए। तो इन पौधों को उखाड़ कर फिर से रोप देना, इस प्रकार की खेती जो है ये धान की खेती करी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार की जो बुआई होती है, जो बोनी होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रतिरोपित बुआई कहा जाता है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर हमने धान की बात करी है, तो धान से 2-3 फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धान में एक रोग होता है, ठीक है, खैरा रोग। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? आप कहेंगे ये धान से संबंधित है। अच्छा, धान में जो खैरा रोग है ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे जस्ता की कमी के कारण, और जस्ता को ही क्या कहा जाता है? इसको ही जिंक कहा जाता है। जिंक का सिंबल होता है Zn। अच्छा, इस रोग में क्या होता है? खैरा रोग में धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन की बात करेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? दोस्तों JNU की पहली महिला कुलपति जो हैं ये बनी है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों क्षिप्रा जो है ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो उज्जैन शहर है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो देखिए दोस्तों किसने किया है? उत्तराखंड ने, ठीक है, किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की राजभाषा तो हिंदी है, ठीक है, लेकिन संस्कृत को इसने क्या किया है? तो संस्कृत को इस उत्तराखंड ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मतदाताओं को पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो वोटर्स होते हैं इनको पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड देने का जो प्रावधान है ये किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत क्यों आए थे? तो चीनी यात्री जो है इनको बौद्ध धर्म में रुचि थी, ठीक है, और इसी की जानकारी के लिए ये भारत आए थे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है चीनी यात्री फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, ठीक है। तो ये 2 एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? दोस्तों केसरी नामक समाचार पत्र जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। और ये कब शुरू किया गया? तो ये 1881 में शुरू किया गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया गया था? दोस्तों ये मराठी भाषा में शुरू किया गया था। ओके, एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी यहां पर बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा जो समाचार पत्र है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो मराठा समाचार पत्र भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रकाशित किया गया। लेकिन यहां से पूछा जाता है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया? और लोग कहते हैं मराठी, लेकिन मराठी नहीं, मराठा समाचार पत्र जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था और केसरी को मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है और ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? दोस्तों वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? ये तो हमने बात करी है वेदांत सोसाइटी की और इसकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। लेकिन पूछा जाए कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों इस प्रकार से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को कलेक्ट करना बहुत ही बड़ी मेहनत का काम है और मैं आपके जो कंफ्यूजन क्लियर करवा रहा हूं ना, तो इस मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर बनता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कहां की सरकार ने एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन शुरू किया है? दोस्तों एंटी ओपन वार्निंग कैंपेन कहां की सरकार ने शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने। और ये जो कैंपेन शुरू किया गया है एंटी ओपन वार्निंग, इसका उद्देश्य क्या है? तो वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर जी का जन्म कब और कहां हुआ था? लता मंगेशकर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1929 में और कहां पर इनका जन्म हुआ था? तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर और 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। लता मंगेशकर का जन्म जो है ये 28 सितंबर 1929 में और मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करी और इन्होंने कई भारतीय भाषाओं सहित अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी हैं। कितने से ज़्यादा? 30,000 से ज़्यादा ये गाने गा चुकी हैं। इनको कौन कौन सा अवार्ड कब कब मिला इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। यही पूछा जाता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में। पद्म भूषण दिया गया 1969 में और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के उपनाम हैं, आपको याद रखना है। तो इनको भारत स्वर कोकिला कहा जाता है, इनको राष्ट्र की आवाज कहा जाता है, इनको बॉलीवुड की नाइटिंगेल कहा जाता है, इनको स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। ओके, और सहराबदा की आवाज भी कहा जाता है लता मंगेशकर को। तो ये 5 उपनाम हैं लता मंगेशकर के। और दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने देखा, इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। तो इस ई बुक के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। यून मॉर्गन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? यून मॉर्गन, आप लोग बताएं ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें जो न्यू स्टूडेंट हैं और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया
और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।